आप सभी का अपने YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों का फिजिक्स विषय पर है, जो आप लोगों का क्लास 11th का टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, आप लोग अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देख सकते हैं पर क्या दिया है। इस कहना है कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को लिखे। तो आप किस प्रकार बनाइएगा, इसको देख सकते हैं। इस प्रकार के एक डायग्राम बनाइएगा और इसको लिखिएगा। यहाँ पर जो देख सकते हैं इसको क्या लिखिएगा, यहाँ पर इसको M1 मान लीजिएगा और दूसरा जो दिया गया है इसको आप M2 मान लीजिएगा। तो इसके यहाँ पर जो दिख रहा है ये इसका फोर्स है और ये जो है इसका ये फोर्स है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, ठीक है। तो इसको R मान लीजिएगा, इसके दूरी को। उसके बाद आप लिखिएगा जो आपने लिखा ऊपर में उसी को आप लिख के दिखाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखिएगा, यदि M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहेंगे हम लोग क्या। देखिए इसको हम लोग समझाएंगे इस प्रकार कि F समानुपाती क्या होता है, जो आपका दो पिंड था, जो आपका दो वस्तु M1 और M2 था उनका गुणनफल, ठीक है। F इक्वल टू क्या कीजिएगा आप लोग कि M1 और M2 जो बिंदु था वो दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा और उसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसको क्या मानिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो और एक F है उसको आप किस प्रकार लिखिएगा, उसको आप लिखिएगा क्या कि 1/r², मतलब F इक्वल टू क्या कीजिएगा, इसको आप इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा। किसका व्युत्क्रमानुपाती, जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी हम लोग माने थे M1 और M2 के बीच की दूरी जो था उनका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा। और ये दोनों को आप एक को समीकरण 1 और दूसरा को समीकरण 2 मान लीजिएगा। उसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको आप समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर F इक्वल टू लिखिएगा, दोनों में देख रहे हैं कि F दिया हुआ है। तो F इक्वल टू जब लिखिएगा आप F समानुपाती, तो F समानुपाती आपका है क्या, देखिए ऊपर में दिया हुआ है क्या आपका M1 इंटू M2, तो ऊपर में आप लिख दीजिएगा M1 M2 और नीचे में 1/1 अगर लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 1/r², तो 1 को ऊपर से गुना कर दीजिए, M1 इंटू M2 के साथ 1 गुना कर दीजिएगा तो वहीं रह जाएगा और आपका नीचे हो जाएगा क्या R², ठीक है। तो F समानुपाती M1 इंटू M2 बाई क्या कर दीजिएगा आप R², ठीक है। तो इसको अगर आप इसका समीकरण लिखने जाइएगा अच्छा से तो इसको क्या लिखिएगा आप कि F इक्वल टू, और F इक्वल टू जब समानुपाती हटाइएगा तो यहाँ पर आपको G नियतांक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आपका G नियतांक देना पड़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती हटा दीजिएगा तो F इक्वल टू G और M1 उसके बाद क्या लिख दे रहे हैं M1 इंटू M2 बाई R², इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा। और नीचे लिख दीजिएगा ये कि यहाँ G एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या लिख दीजिएगा, यहाँ G एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस प्रकार अगर आप लिख दिए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है स्मॉल g और कैपिटल G, स्मॉल g तथा कैपिटल G में अंतर बताएं। तो चलिए स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आप क्या कीजिएगा, उसको दो तरफ डिवाइड कर दीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा आप स्मॉल g, दूसरा तरफ लिखिएगा कैपिटल G। तो स्मॉल g में आप लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। क्या है, स्मॉल g एक सदिश राशि है, जबकि आपका कैपिटल G एक
अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। उसके बाद क्या लिखिएगा? स्मॉल जी का एसआई मात्रक मीटर, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि आपका कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं कि जी का मान जो होगा, स्मॉल जी का मान वह पृथ्वी पर होगा उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर? पृथ्वी पर। जबकि जी कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका हो जाएगा जी का मान, बड़ा जी का मान। तो इस प्रकार इसका आंसर दे दीजिएगा आप, इसमें भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं आप कि प्रतिबल मतलब स्ट्रेस के प्रकार। तो प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले होगा ये क्या? प्रतिबल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या? अविलंब प्रतिबल, और दूसरा क्या होता है? अपरूपण। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल। ठीक, इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है? वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत सा छोटा सा आपका है प्रश्न, इसका आंसर भी बहुत सी छोटा होगा। ये क्या होगा आपका कि वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर देख सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा आपका? वर्षा का जो बूंद है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर में दिया क्या गया है? यहाँ पर दिया है आपका समतापीय, आइसोथर्मल तथा रोधोष्म। ठीक है, रोधोष्म एडिबैटिक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस में अंतर स्पष्ट करें। किस प्रकार कीजिएगा? देख सकते हैं, एक तरफ लिखिएगा समतापीय प्रक्रिया, जबकि दूसरी तरफ लिखिएगा रोधोष्म प्रक्रिया। उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 भाग में। एक तरफ आप लिखिएगा, देखिए समतापीय जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है? यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि रोधोष्म जो प्रक्रिया है वह होता है तेज और अचानक होता है। ठीक है, तेज और अचानक होता है। जबकि दूसरा जो है आपका डेल्टा टी का मान, समतापीय प्रक्रिया में डेल्टा टी का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है, जबकि आपका रोधोष्म प्रक्रिया में डेल्टा टी का वैल्यू जो होता है कैन नॉट 0 होता है। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया देख सकते हैं कि ताप जो आपका समतापीय प्रक्रिया है उसमें ताप स्थिर रहता है, जबकि आपका रोधोष्म प्रक्रिया में आपका ताप स्थिर नहीं रहता। ठीक है, इस प्रकार आप छोटा छोटा करके आंसर दीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा आंसर भी, और आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगा पढ़ने में, समझने में भी, आपको नंबर भी पूरा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि 6 नंबर में दिया है कि आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। दोलन नहीं करती है, जो दोलन नहीं करती है। आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करती है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या? तालाब में फेंका गया पत्थर। जो तालाब में जो पत्थर हम लोग फेंकते हैं वो दोलन नहीं करते हैं, सीधा डूब जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तालाब में फेंका गया पत्थर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। किस प्रकार कीजिएगा आप? अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों की अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार आप 7 नंबर का भी आंसर दे दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।